आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस कहें या कहें आईएमसी यानी इंडियन मुस्लिम कांग्रेस, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस की सियासत की सुई घूम फिरकर सिर्फ मुस्लिम समुदाय पर ही आकर रुक जाती है। कर्नाटक विधानसभा में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। मुद्दा ये नहीं कि विपक्ष में बैठे बीजेपी के 18 विधायकों को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया, मार्शल्स को बुलाकर उन्हें फेंकवा दिया गया। मुद्दा यह है कि कांग्रेस की जब भी जहां भी सरकार बनती है, मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल शुरू हो जाता है। कर्नाटक में भी हुआ। कांग्रेस की सरकार ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। 1947 में जो हुआ सो हुआ। क्या एक बार फिर कांग्रेस देश का बंटवारा करना चाहती है? भाई, कांग्रेस की सियासत तो यही इशारा करती है। तो चलिए आज की एक्स-रे रिपोर्ट में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाए या कहा जाए आईएमसी यानी इंडियन मुस्लिम कांग्रेस। कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण का ट्रैक रिकॉर्ड देश दशकों से देख रहा है और इस तुष्टीकरण में मुस्लिम आरक्षण का प्रयास 2004 में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार से शुरू हुआ, 2014 तक यूपीए सरकार से होता हुआ, अब 2025 में कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने तक पहुंच गया। कर्नाटक विधानसभा में जब 4% आरक्षण पास हुआ तो बीजेपी के विधायकों ने खूब हो हल्ला मचाया, इतना कि 18 विधायक सस्पेंड कर दिए गए। दरअसल हुआ यूं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर्स में 4% रिजर्वेशन देने के लिए केटीपीपी यानी कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट में संशोधन किया और विधानसभा में पारित करा लिया, जिसके बाद कर्नाटक के सरकारी टेंडर्स में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का रास्ता क्लियर हो गया। बीजेपी ने कहा यह सब कांग्रेस के माई बाप राहुल गांधी के इशारों पर हुआ है कि आज से कर्नाटक में जो सरकारी ठेके हैं, जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% का 4% का आरक्षण मुसलमानों के लिए संरक्षित रखा गया है। मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाए। यह जो केटीपीपी एक्ट है, इसके संशोधन के पश्चात 2 बातें अब सामने आती है। पहला विषय है कि जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स है, राज्य भर में सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स 2 करोड़ तक के सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 4% मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर्स को आरक्षण दिया जाएगा और गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसके लिए 1 करोड़ तक के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 4% मुसलमान आरक्षण लागू होगा। मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि यह जो आरक्षण है, ये जो 4% मुस्लिम आरक्षण या रिजर्वेशन दिया गया है, यह कैटेगरी 2B ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत दिया गया है। जो पिछड़ा वर्ग होता है, ओबीसी होता है, उस ओबीसी कैटेगरी 2B में से 4% दिया गया है। इसका अर्थ है कि ओबीसी बंधुओं के अधिकार को मार करके, उसमें सेंधमारी करके जो ओबीसी को मिलना चाहिए उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। तो समझे आप, बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने ओबीसी कोटे के आरक्षण में सेंधमारी की और उनका हक मुस्लिम समुदाय को दे दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि 4% आरक्षण गैर संवैधानिक है। ये केवल गैर संवैधानिक नहीं है, इस विषय को कोर्ट में सिद्ध कर पाना और लीगल फ्रेमवर्क में स्टैंड करना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय रहेगा। कहीं न कहीं यह बात आज मैं बिल्कुल खुल के कह सकता हूं कि यह जो डिसीजन कर्नाटक के सरकार ने लिया है, यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। दिस इज हाइट ऑफ अपीजमेंट। हमने तुष्टीकरण सदैव देखा है कि कांग्रेस पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी के जो घटक दल है, इनकी राजनीति परिवारवाद, तुष्टीकरण के आधार पर और जातिवाद के आधार पर चलती है। मगर जो कर्नाटक में आज सिद्धरमैया सरकार ने किया है वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है और इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राहुल इज अनफिट फॉर अ साउंड पॉलिटिकल डिसीजन।
राहुल गांधी कहीं न कहीं पॉलिटिकली अनफिट हैं और इसी कारण से वो तुष्टीकरण के माध्यम से और अपीजमेंट के माध्यम से अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो संबित पात्रा की इस बात में तो सच्चाई है कि दशकों से कांग्रेस का राजनीतिक चक्र मुस्लिम तुष्टीकरण की धुरी पर ही घूम रहा है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की कर्नाटक सरकार का यह फैसला गैर संवैधानिक है, तो आइए इसका भी एक्सरे कर लेते हैं। सरकारी टेंडर्स में 4% का मुस्लिम आरक्षण संवैधानिक तौर पर शायद ही टिक पाए। अब आप पूछेंगे भाई ऐसा क्यों? कर्नाटक की सरकार ने बाकायदा विधानसभा में बहुमत से पारित कराया है। तो जवाब यह है कि संविधान में आर्टिकल 15 और 16 में रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 15 के अंतर्गत आता है और गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन का प्रावधान आर्टिकल 16 में है। अब क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने गवर्नमेंट टेंडर्स में रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन दिया है, तो संविधान के अंतर्गत वर्णित डेफिनेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के तहत नहीं आता है, जिसका मतलब यह हुआ कि रिजर्वेशन सिर्फ सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थान में दाखिले के लिए ही हो सकता है। आर्टिकल 19(1)(g) में ट्रेड और कॉमर्स से जुड़े मौलिक अधिकार शामिल हैं और कर्नाटक सरकार का यह फैसला उस अधिकार में दखल देता है। तो होगा ये कि कर्नाटक सरकार के 4% मुस्लिम आरक्षण के फैसले को जैसे ही संवैधानिक कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले देखेगा कि यह संवैधानिक दायरे में है या नहीं। अब क्योंकि यह संवैधानिक दायरे में नहीं है, इसलिए कोर्ट इस फैसले को रद्द करने का आदेश दे सकता है और जब कोर्ट ऐसा आदेश देगा तब कांग्रेस फिर हंगामा करेगी और मुसलमानों से कहेगी कि हमने तो आरक्षण दे दिया था, लेकिन न्यायपालिका पर बीजेपी की सरकार का कब्जा है, इसीलिए आरक्षण रद्द हो गया और फिर वही मुस्लिम अपीजमेंट। और ये तो कांग्रेस का इतिहास रहा है। मित्रों, आज 4% से शुरू हुआ है, कल 100% तक जा सकता है। ऐसे ही 1947 और उससे पहले नेहरू जी के महत्वाकांक्षा के कारण जो बात केवल एक चिंगारी के रूप में आरंभ हुई थी, वो देश के विभाजन में समाप्त हुआ। केवल और केवल नेहरू जी की महत्वाकांक्षा की आई शुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, मुझे राष्ट्राध्यक्ष बनना है, उसके लिए भारत मां के टुकड़े किए गए, बांटे गए। और आज राहुल गांधी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जो आज 4% से शुरू हुआ है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कल 100% करने की मनसा इन लोगों के अंदर है। अब इतिहास की बात उठी है तो कांग्रेस के मुस्लिम आरक्षण नीति के इतिहास का कच्चा चिट्ठा मैं आपके सामने रखता हूं। उससे पहले एक और बयान आपको सुनवा देता हूं जो ये साबित करने के लिए काफी है कि कांग्रेस का आधार ही मुस्लिम तुष्टीकरण है। आपको तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान तो याद ही होगा जो 9 दिसंबर 2006 को मनमोहन सिंह ने दिया था, जो बहुत फेमस हुआ था। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. अब इस बयान का शब्दशः अर्थ भी समझ लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए अभिनव योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास के लाभों में समान रूप से हिस्सा लेने का अधिकार मिले। संसाधनों पर पहला हक उनका होना चाहिए। यानी कुछ नहीं बदला। कांग्रेस की नीति जो नेहरू जी के समय थी 1947 में, वही नीति 2006 में मनमोहन सिंह की थी और आज 2025 में राहुल गांधी की भी वही नीति है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की मुस्लिम रिजर्वेशन वाली नाकाम नीति की। बात 2004 की है, जब कांग्रेस समर्थित यूपीए सरकार सत्ता में आई। आंध्र प्रदेश में भी सरकार कांग्रेस की ही थी। सरकार ने मुस्लिम आरक्षण लागू करने के लिए 2004 से 2010 के बीच 4 प्रयास किए, लेकिन हर बार कांग्रेस के हाथ नाकामी लगी। हर बार आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की कोशिशों पर पानी फेर दिया। 5वीं बार केंद्र की यूपीए सरकार में मुस्लिम आरक्षण की कोशिश की गई। नतीजा वही हुआ जो होना था। 2012 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की रोक को सही ठहरा दिया
और कांग्रेस के डेंजरस गेम प्लान को फेल कर दिया। एक बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था आंध्र प्रदेश में SC/ST के आरक्षण में कमी करके मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। आइए अब हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने आंध्र प्रदेश में क्या किया और अपने इरादों में क्यों नाकाम हो गई। 12 जुलाई 2004 को आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के YSR रेड्डी की नई नवेली सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण शुरू करने की घोषणा की। 21 सितंबर 2004 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिम आरक्षण के कांग्रेस सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। इसके जवाब में नवंबर 2004 में मुख्यमंत्री YSR रेड्डी ने डी सुब्रमण्यम आयोग का गठन किया। 14 जून 2005 को जस्टिस डी सुब्रमण्यम आयोग ने अपनी अनुशंसा पेश की, जिसमें मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की सिफारिश की गई। अब सोचिए, अगर ये सिफारिश लागू की जाती तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन नहीं होता, यकीनन होता। आंध्र प्रदेश सरकार ने मुस्लिम आरक्षण की कोशिश जारी रखी। 20 जून 2005 को मुस्लिम आरक्षण को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए कांग्रेस की आंध्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में 5% मुस्लिम आरक्षण के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया। 25 अक्टूबर 2005 को राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट के आधार पर अध्यादेश को एक अधिनियम बनाने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया था। एक महीने के अंदर ही कांग्रेस को हाईकोर्ट ने झटका दे दिया। 21 नवंबर 2005 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कहा कि मुसलमानों के लिए आरक्षण असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग माना जाना पूर्णतः अनसाइंटिफिक और डिफेक्टिव क्राइटेरिया पर आधारित है। 14 दिसंबर 2005 को आंध्र की कांग्रेस सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 4 जनवरी 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर सीमित अंतरिम रोक लगाई। कहा, जिन लोगों की आरक्षण अधिनियम के आधार पर पहले ही भर्ती हो चुकी है, उन्हें नौकरी पर रहने दिया जाए, लेकिन भविष्य में आरक्षण के आधार पर होने वाली सभी भर्तियों को रोक दिया जाए। अदालतों के बार बार रोके जाने के बाद भी कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण की जिद पर अड़ी हुई थी। 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक अर्जुन सिंह ने भी कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जा सकता है। 17 अप्रैल 2007 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने माना कि आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें अवैज्ञानिक हैं और उनका जमीनी हकीकत से कोई संबंध नहीं है। आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इस मामले को नए सिरे से पिछड़ा वर्ग आयोग और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट PS कृष्णन की अध्यक्षता वाली एक दूसरी समिति को भेजा। 11 जून 2007 को PS कृष्णन ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें मुसलमानों में 14 पिछड़े समूहों की पहचान की गई थी। और फिर 3 जुलाई 2007 को आंध्र प्रदेश पिछड़ा आयोग ने पहचान किए गए मुसलमानों के पिछड़े समूहों के लिए 4% आरक्षण की सिफारिश की। 7 जुलाई 2007 को आयोग की नई सिफारिश के आधार पर आंध्र सरकार ने मुसलमानों के लिए फिर से 4% आरक्षण का आदेश जारी किया। यानी हर हाल में कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती थी। 8 फरवरी 2010 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने 5-2 के बहुमत से फैसला लिया। फैसला था कि राज्य में पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को 4% आरक्षण देने वाला ये कानून संवैधानिक नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(1) और 16(2) का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण रिलीजन स्पेसिफिक यानी धर्म विशिष्ट है और ये संभावित रूप से धर्मांतरण को प्रोत्साहित करने वाला हो सकता है। 25 मार्च 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने 4% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को अंतरिम मान्यता दी और मामले को आखिरी फैसले के लिए संवैधानिक पीठ को भेज दिया। मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस अपनी आधी जीत पर इतनी उत्साहित हो गई कि 22 दिसंबर 2011 को केंद्र की UPA सरकार ने ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जारी किया, जिसमें
केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण में से मुसलमानों के लिए 4.5% का उप कोटा तय कर दिया। यह एक बेहद खतरनाक कदम था जिसके दो पहलू थे। पहला, इसने ओबीसी कोटा को कम कर दिया और मुसलमानों को दे दिया। दूसरा, यह फैसला 2012 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से ठीक पहले किया गया था। कांग्रेस को 29 मई 2012 के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले से तगड़ा झटका लगा, जब हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के 4.5% मुस्लिम आरक्षण यानी ओबीसी कोटा के अंदर के एक उप कोटा को खत्म कर दिया। यह चौथी बार था जब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिम कोटा पर रोक लगाई थी। पहली बार 21 सितंबर 2004, दूसरी बार 21 नवंबर 2005, तीसरी बार 8 फरवरी 2010 और चौथी बार 29 मई 2012 को। कांग्रेस की कोशिश जारी थी। यूपीए सरकार आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट से भी कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आया। 13 जून 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि यूपीए सरकार का आरक्षण का आदेश पूरी तरह से धार्मिक विचारों पर आधारित था, जिसका संविधान समर्थन नहीं करता है। आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी मुस्लिम आरक्षण वाला खेल खेला गया, जिसे बाद में बीजेपी की सरकार ने खत्म कर दिया। मार्च 2023 में कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने 4% का मुस्लिम कोटा खत्म कर दिया, जिससे लिंगायत और वोक्कालिगाओं का कोटा 2% बढ़ाया गया। लेकिन 26 मार्च 2023 को कांग्रेस नेताओं ने सत्ता में वापस आने पर कोटा बहाल करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि कोटा रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों दोनों पर लागू होगा। 10 साल पहले कांग्रेस ने जिद ठान ली थी कि मुस्लिम आरक्षण लागू करना ही करना है। 5 जून 2013 को यूपीए सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान कहन के बयान से यह साबित भी हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपीए सरकार 4.5% मुस्लिम कोटा लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। और कांग्रेस की यह प्रतिबद्धता लोकसभा चुनाव 2024 के उनके घोषणा पत्र में साफ दिखाई देती है, जिसमें सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बाद सकारात्मक कार्रवाई के विस्तार की बात करती है। देश की सबसे बड़ी अदालत द्वारा निर्धारित 50% की आरक्षण सीमा का उल्लंघन करने का इरादा रखती है। मुसलमानों को नौकरियों, शिक्षा और यहां तक कि खेलों में उनका उचित हिस्सा सुनिश्चित करने का वादा करती है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यह मुस्लिम आरक्षण के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का स्पष्ट प्रयास नहीं है? झलक 26 मार्च 2023 को ही मिल गई थी, जब कांग्रेस नेताओं ने सत्ता में वापस आने पर कोटा बहाल करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि कोटा रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों दोनों पर लागू होगा और 2024 में अपने घोषणा पत्र में भी वादा कर दिया। 5 अप्रैल 2024 को न्याय पत्र नाम से घोषणा पत्र जारी किया गया। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में कई हानिकारक एजेंडे शामिल थे, लेकिन मुस्लिम आरक्षण का वादा सबसे खतरनाक था। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में कई हानिकारक एजेंडे शामिल थे, लेकिन मुस्लिम आरक्षण का वादा सबसे खतरनाक था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के इक्विटी सेक्शन के 2 बिंदुओं और माइनॉरिटी सेक्शन के पॉइंट 6 को एक साथ पढ़ने पर यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स और यहां तक कि स्पोर्ट्स में भी मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की योजना बना रही थी। तो ऐसे में सवाल तो लाजमी है कि कांग्रेस के न्याय पत्र में आखिर किसको न्याय देने का दावा और वादा किया जा रहा था? इसका जवाब शायद अब मुझे देने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्ट्स पर तो आरक्षण दे दिया गया, बस स्पोर्ट्स में बाकी है। और इसी कांग्रेस के कर्ता धर्ता राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। आप खुद क्या करते हैं जनाब, कभी सोचा है? नहीं सोचा तो बीजेपी से सुन लीजिए। कांग्रेस से आलमगीर राहुल जेब, कांग्रेस ए आलमगीर राहुल जेब, जहां पनाह की ख्वाहिश वाले शहजादे, आलमगीर राहुल जेब के लिए अर्ज है, आलमगीर राहुल जेब के लिए अर्ज है। जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले, मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है शहजादा। तफक्कुद मतलब तुष्टिकरण। जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले, मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है शहजादा। कुर्सी की आसनाई में अंधे हुए हैं इस कदर, कुर्सी की आसनाई में अंधे हुए हैं इस कदर कि दिन रात मुस्लिम इश्क में गिरफ्तार है शहजादा।
दिन रात मुस्लिम इश्क में गिरफ्तार है शहजादा, लेकिन दिल के ये अरमा 4% नहीं 100% आंसुओं में बह जाएंगे। लेकिन दिल के ये अरमा 4% आंसुओं में नहीं 100% आंसुओं में बह जाएंगे। मुस्लिम इश्क का ये मंजर, मुस्लिम इश्क का ये मंजर इनके इंडी अलायंस वाले, PFI वाले, इनके इंडी अलायंस वाले इन्हीं से छीन ले जाएंगे। शहजादे के ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे, वे जहां पनाह कभी ना बन पाएंगे। आलमगीर राहुल जेब जहां पनाह कभी ना बन पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल बाबा आपसे ना हो पाएगा। अगर आपसे ना हो पाएगा और आप अनफिट हैं तो कम से कम देश को बांटने की ये जो साजिश आप कर रहे हैं, रिजर्वेशन के मसले को धर्म के आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनली आगे बढ़ा करके इस प्रकार की राजनीति से देश को बांटने का काम बंद करें। राहुल गांधी जी, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। समझ नहीं आता कि आप ऐसे फैसले लेते क्यों हैं जिसमें आपको नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिलता। है, मेरे दर्शकों तक ये बात बखूबी पहुंच गई कि कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों ही मुस्लिम तुष्टीकरण की है। मैं अब अपने दर्शकों से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर अपनी राय वो कमेंट बॉक्स में लिखें। रिपोर्ट अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और किन मुद्दों पर एक्सरे रिपोर्ट देखना चाहते हैं ये सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।